ओके, तो चलो शुरू करते हैं 20 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो, और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं, जितनी भी एडिटोरियल है सब आज काम के। आईएमएफ आउटलुक यहाँ पर बात कर रहा है, और जो जॉब्स है उनके बारे में यहाँ पर बातें जो है वो की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, और उससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर जो निहांग सिक्स है उनके बारे में बात की जा रही है, मतलब उनकी हिस्ट्री के बारे में, वो क्या है उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिल रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं, तो यहाँ पर सिंगल गारमेंट ऑफ डेस्टिनी, ये अगर आप देखोगे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से कुछ भी खास जो है वो निकलता नहीं है। यहाँ पर अगर हम क्रेडिबिलिटी रिवोल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक साथ अगर जो टॉपिक है वो देखे जाए तो मतलब बनता है। इस तरीके से हर एक चीज रोज क्या नया आ रहा है, रोज क्या नया आ रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर जाते हैं, तो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी रीसेट। अभी देखिए, जो भी फॉरेन पॉलिसी, अभी यहाँ पर अफगानिस्तान है, इंडिया और अफगानिस्तान जो उनके बीच के रिलेशन एक बार हमने पढ़ लिए। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से रिलेशन जो है वो आगे गए हैं। तालिबान ने कंट्रोल करने के बाद इंडिया रिलेशन जो है अफगानिस्तान के साथ किस तरीके से होंगे। जब तक मेजर कोई चेंज नहीं आता है उसमें, तब तक उसके बारे में बार बार देखकर कोई मतलब नहीं बनता है कि इंडिया ने ऐसा करना चाहिए, इंडिया ने वैसा करना चाहिए। अभी इंडिया होस्ट करेगा मीटिंग तो इंडिया ऐसा रहना चाहिए, इंडिया ने वैसा रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई हम उसके साथ डील साइन कर रहे हैं, कोई एमओयू साइन कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक टाइज वहां पर सेटअप कर रहे हैं, तो फिर वहां पर मतलब बनता है। नहीं तो नॉर्मली जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देख ले तो उतना सफिशिएंट रहता है। यहाँ पर अगेन ईयू जो है, अभी एयू के यूएस है, एयू के यूएस के बीच में ईयू आ रहा है। वही सारी चीजें जो घिसी पिटी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी, मतलब वही सारी चीजें। तो क्या होता है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट है हमारे सीधे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो पैटर्न पर चलना पड़ता है। यहाँ पर बार एंड बायस, अभी देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो महिलाएं हैं अभी वो जज के इसमें भी आ रही है, ओथ ले रही है बहुत सारी इसमें, तो उसके बारे में अभी यहाँ पर देखिए ये जो एडिटोरियल है, इसके बजाय सीधा आप विमेन एम्पावरमेंट जो है उसके बारे में अगर देख लो। विमेन एम्पावरमेंट में आपने अलग अलग जो सेक्टर्स है वहां पर महिला किस तरीके से काम कर रही है, फिर वो लेजिस्लेचर हो, फिर वो जुडिशरी हो, फिर वो एग्जीक्यूशन हो, फिर वो जो फॉर्मल जॉब सेक्टर हो, है ना। तो ऐसी जो चीजें हैं उसके हिसाब से एक बार अगर हम वुमेन के बारे में सारी चीज देख ले, तो वहां पर इंपॉर्टेंस बनता है। यहाँ पर हर एक चीज देखो, अरे बाप रे, इसमें महिला ने ये किया, उसमें महिला ने वो किया, इसमें ये हासिल कर लिया, स्पोर्ट्स में क्या क्या किया है, तो एक साथ देखने में यहाँ पर मतलब बनता है। ऐसे अलग अलग बायफरगेट देखने में कोई मतलब नहीं है। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे, और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे, और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमएफ आउटलुक एंड स्टेटस ऑफ जॉब। यहाँ पर आईएमएफ जो है उसके द्वारा एक जो पब्लिश है वो किया गया है, और उसमें जो जॉब है उसके बारे में काफी ज्यादा कंसर्न जताया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो न्यूज में क्यों है, क्योंकि आईएमएफ ने लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसको यहाँ पर निकाला है, पब्लिश किया है। उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो पीछे रही है। मतलब अगर हम पेंडेमिक देखते हैं तो पेंडेमिक यहाँ पर आया, पेंडेमिक की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिली,
और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बुरा असर जो है वो पड़ा है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में अगर आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, यहाँ पर आईएमएफ जो है वो इसको सर्वे करता है और यूजुअली पब्लिश करता है ट्वाइस अ ईयर। देखिए क्या है कि एक एक इस पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में आ गया, आईएमएफ के बारे में आ गया, तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे तरीके से पता रहना बहुत जरूरी है। ट्वाइस अ ईयर रहता है, कब होता है, एक अप्रैल महीने में आता है, एक अक्टूबर महीने में आता है। अभी अगर आप देखोगे तो अक्टूबर महीना जो है वो चल रहा है, तो अक्टूबर महीने का जो आउटलुक है वो यहाँ पर निकाला गया है। इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स किस तरीके से रहे हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस बोलिए, उसका प्रॉपर प्रेडिक्शन बोलिए, यहाँ पर हमें नियर और मीडियम टर्म्स में देखने को मिलता है कि भाई इमीडिएट इफेक्ट क्या रहेगा और लॉन्ग टर्म में जो है किस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि ये इसको रिलीज करता है तो आईएमएफ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो आईएमएफ अगर आप देखोगे सेटअप किया गया है अलॉन्ग द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक हमें देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ आईएमएफ को भी सेटअप किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो होने के बाद, जिससे कि जो यहाँ पर कंट्रीज वॉर की वजह से पीड़ित हुई है उनका फिर से रिकंस्ट्रक्शन जो है वो किया जा सके। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने कॉन्फ्रेंस इन ब्रिटेन वुड, इसमें यूएस में जो हुआ था उसमें यहाँ पर अग्री किया था, इसलिए उनको यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, ऐसा भी सीधा आपको प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। आईएमएफ जो है गवर्न होता है बाय अकाउंटेबल टू 189 कंट्रीज, ठीक है, एंड इंडिया जो है उसे ज्वाइन किया 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ का प्राइमरी पर्पस क्या है कि स्टेबिलिटी जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में वो मेंटेन रहे। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान जो है उसने भी आईएमएफ से लोन मांगा था, है ना, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था जो है काफी खराब हो गई थी। 1991 का अगर हम फाइनेंशियल हमारा क्राइसिस देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखते हैं, तो उस टाइम भी आईएमएफ जो है वो बाहर आया था। तो बेसिकली इसका पर्पस है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है उसमें स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलनी चाहिए। रिपोर्ट्स अगर हम देखते हैं आईएमएफ के बारे में तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये प्रोमिनेंटली दो है। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली दो रिपोर्ट जो है काफी फेमसली हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मेन टेक अवे जो यहाँ पर अक्टूबर के जो रिपोर्ट आई है उसमें जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी मोमेंटम जो है वो काफी वीक हो गई है पेंडेमिक इंड्यूस सप्लाई डिसरप्शन की वजह से। क्या हुआ है, जो पेंडेमिक है वो आया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सप्लाई, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन लगाने की वजह से जो चीजें हैं वो माल पहुंच ही नहीं पाया, सप्लाई डिसरप्शन भी हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सप्लाई डिसरप्शन के साथ साथ जो डिमांड डिसरप्शन है वो भी हमें देखने को मिला, डिमांड जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि जब पेंडेमिक लगा, लॉकडाउन लगाया गया, भले ही जो चीजें हैं वो नहीं आई, लेकिन उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनकी जॉब भी गई, लोगों के पास जो पैसा आना था वो भी नहीं आ पाया। अब लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा तो लोग कुछ खरीदेंगे नहीं, खरीद नहीं रहे थे, इस वजह से डिमांड जो है वो भी इंक्रीज नहीं हो रही थी। मतलब दोनों तरफ से जो क्रंच है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है नेशंस में, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। अगर हम ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक देखते हैं, इनइक्वालिटी मतलब क्या, कुछ कंट्रीज जो है वो बहुत आगे निकल गए, कुछ कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा पीछे रह गए। अब इसका रीजन क्या रहा, इकोनॉमिक डाइवर्जेंस जो हमें देखने को मिला है, एक बहुत अच्छा कर रहा है, एक बहुत खराब कर रहा है, इसके पीछे क्या रहा है, वैक्सीन एक्सेस जो है वो यहाँ पर उसमें डिस्पैरिटी हमें देखने को मिली। मतलब बहुत सारे जो गरीब कंट्रीज है उन तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाई, उनको वैक्सीन जो है वो नहीं प्रोवाइड की गई, और कुछ कंट्रीज है जहां पर वैक्सीन जो है बहुत अच्छे तरीके से आ गई, लॉकडाउन खुल गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। दूसरा है पॉलिसी सपोर्ट जो है उसमें भी काफी डिफरेंस रहा है कि कुछ कंट्रीज ने यहाँ पर जो लोग जो पीड़ित हुए हैं, जिनकी जॉब चली गई हो, जो अपना ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, ऐसे जो लोग थे उनको प्रॉपर तरीके से जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं कर पाई, पैकेजेस प्रोवाइड नहीं कर पाई। वही दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज जो है उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस दे दिए जिससे कि लोग जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अपनी लाइफ में कोई बड़े हैम्परिंग नहीं हुई और अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है वो चलता रहा। तो ये दो मेन प्रोमिनेंट रीजन उसके पीछे रहे। अभी यहाँ पर देखो अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर आप देखोगे तो मई अगस्त 2019 में 405, ठीक है, मिलियन में बात की जा रही है, 405 यहाँ पर एम्प्लॉयड थे। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर हम जनवरी मतलब 2020 से देखते हैं, 2020 से हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो यहाँ पर मोस्टली हमें देखने को मिला है, थोड़ा बहुत इंक्रीज थोड़ा बहुत डिक्लाइन। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर 2021 तक कोई सडन राइज हमें देखने को नहीं मिला कि एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज किया जाए, लेकिन स्टिल हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो इनफॉर्मल जो है इंडिया में, इनफॉर्मल यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल फॉर्मल में भी यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है।
यहाँ पर आप देखो इनफॉर्मल अगर आप देखोगे अनऑर्गेनाइज में 84.5 है, ठीक है परसेंटेज, ऑर्गेनाइज में सिर्फ 5.2% है। मतलब इनफॉर्मल में अगर आप टोटल देखोगे तो 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है, 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में देखोगे सिर्फ 9.3% हमें देखने को मिलता है। अनऑर्गेनाइज में उसमें से 1.3 है, ऑर्गेनाइज में 7.9 है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितने सारे लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों चीजें आ रही है, ऑर्गेनाइज भी आ रही है, अनऑर्गेनाइज भी आ रही है, फॉर्मल भी आ रही है, इनफॉर्मल भी आ रही है। तो दोनों में डिफरेंस है, वो भी जायज है, होगा ही। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फर्क है? ऑर्गेनाइज सेक्टर जब हम देखते हैं तो सेक्टर में जहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है फिक्स्ड और रेगुलर होता है, मतलब यहाँ पर अश्योर्ड वर्क मिलता है कि भाई इतना जो काम है, जैसे समझ लो कि कोई कंपनी में प्रॉपर तरीके से वो लगे हुए हैं, समझ लो वहां पर अगर अच्छी खासी पोस्ट है जिससे हम सही तरीके से समझ पाए, समझ लो कि अगर वहां पर एमडी है ना, वहां पर सीईओ है, मतलब क्या है, अश्योर्ड वर्क है और रेगुलर और फिक्स सैलरी जो है वो उनको मिल रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है, स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स है, लार्जली जो गवर्नमेंट है उनके कंट्रोल के बाहर। जैसे कि क्या है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आ गया, किसी ने कुछ काम कर लिया, चलो भाई तुम ईंटें उठाने के लिए हो, चलो भाई तुम सीमेंट जो है वहां से वहां तक ले जाने के लिए हो, है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब जो है यहाँ पर रेगुलर होता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतना टाइम है तुमको 10 से 5 यहाँ पर काम करना है, और अगर यहाँ पर ओवर टाइम होता है, अगर तुम ज्यादा काम कर रहे हो तो तुमको वहां पर जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा भी यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जॉब जो है वो लो पेड होते हैं, ऑफन रेगुलर नहीं होते हैं। वर्कर जो है वो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एंजॉय करते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से उनको अगर निकालना है तो उनको इंटीमेशन देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योर नहीं होता है, भाई तुमने 10 ईंटें उठानी, तुमने 2 ईंटें उठाई, चलो निकलो, है ना। एम्प्लॉयज जो है वो मेडिकल और सेवरल अदर बेनिफिट जो है वो भी उनको मिलते हैं, यहाँ पर कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आईएएस ऑफिसर आप बन जाओगे तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, इंक्लूडिंग आपके फैमिली मेंबर जो है उनको भी यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटीज है वो मिलती है। मतलब सोशल सिक्योरिटीज इन द सेंस कि अगर उनकी तबियत खराब हो, अगर उनका कोई ऑपरेशन हो, तो जो डिपेंडेंट्स है आपके, बेसिकली रिलेटिव्स बोलने का, डिपेंडेंट्स जो है उनको यहाँ पर सहूलत जो है वो मिलती है। देन यहाँ पर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, यहाँ पर शॉपकीपिंग बोलिए, फार्मिंग बोलिए, डोमेस्टिक वर्क्स बोलिए, ये सब देखने को मिलता है। तो ये हो गए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर जो, उसमें क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर अगर हम देखते हैं तो उसमें सेक्टर सभी जॉब जो स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स से आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें रेगुलर वेजेस, जॉब जो है वो अश्योर्ड रहता है, लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर टैक्सेस जो है वो पे किए जा रहे हैं, बैंक्स बाकी कॉर्पोरेशन जो है फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, है ना। और वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर की, इसको जो फॉर्मल सेक्टर है उसको एज अ ग्रे इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो अक्सर आपको ऐसे कौन सी इकोनॉमी को क्या टर्मिनोलॉजी दी गई है ये भी आपको पूछे जाते हैं। इनफॉर्मल अगर हम देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब लो एंड लो प्रोडक्शन वैल्यू रहती है, एग्रीकल्चर, डेयरी, हॉर्टिकल्चर। तो अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो इनफॉर्मल सेक्टर है और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो फॉर्मल सेक्टर है, इनका डिफरेंस मुझे बताना है। कब? नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये आप जो डिफरेंस है वो निकाल कर आना। देन यहाँ पर इंडिया के लिए इसका मायने क्या है, जो हमें इकोनॉमिक आउटलुक में देखने को मिला है, तो इंडिया के लिए उसके क्या मायने हैं। इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पर मतलब एकदम बुरा नहीं हुआ है कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है बहुत ही धपासे से नीचे चला गया है और वो ऊपर उठने का नाम ही ले रहा है, एकदम स्टैग्नेंट हमें जो इकोनॉमी है वो देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिली हमारे जीडीपी में, लेकिन उसके बावजूद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो जीडीपी आउटपुट है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। इंडिया जो है ऑलरेडी डीप एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है वो यहाँ पर फेस कर रहा था, कोविड क्राइसिस जो है उसके भी पहले से, है ना। इंडिया ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई चल रहा था, और कोविड आने की वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो एम्प्लॉयड थे वो भी यहाँ पर निकल गए। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल ये प्रॉपर तरीके से ना रहने की वजह से ओवरऑल डिमांड जो है यहाँ पर डाउन आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग खरीदेंगे ही नहीं ना, अनएम्प्लॉयड है तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो बट ऑब्वियस है कि वहां पर डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अभी देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल जो है डिफरेंट सेक्टर में किस तरीके से शेयर वो ये करते हैं। मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शेयर जो है उसका 17.2% है टोटल जीवीए में, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मतलब समझ लो एक तरीके का जीडीपी समझ लो, अभी समझने के लिए सिर्फ 17.2% है। अब यहाँ पर शेयर अगर आप देखोगे तो 97.1% यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, 97.1।
माइनिंग और क्वेरिंग अगर हम देखते हैं तो 2.3, यहाँ पर 22.5% शेयर है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे 16.4% हमारी इकोनॉमी में करते हैं, 22.7% यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन यूटिलिटी सर्विस, तो इससे बेसिकली यहाँ पर हमें पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि शेयर जो है हमारे जीडीपी में, जीवीए में, वो भी हाई, जहां पर हाई है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे बहुत सारे लोग हैं जहां पर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जहां पर उनको प्रॉपर जो वर्किंग आवर्स है वो नहीं मिलते हैं, जहां पर ओवर टाइम के लिए उनको एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता है। लेकिन वही अगर हम फॉर्मल सेक्टर देखते हैं जो गवर्नमेंट के पूरे अंडर कंट्रोल में आता है, अंडर एम्बिट में आता है, वहां पर ज्यादा लोग जो है वो हमें देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंडिया का पाया गया है। अब यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है इसमें कोई डाउट है तो आपको बताओ। चलो नेक्स्ट इस पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो है कि ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस जो है वो यहाँ पर ज्यादा क्यों जा रहे हैं और इंडिया जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर क्रूड प्राइसेस जो है वो काफी हाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल प्राइसेस जो है रेगुलरली नए रिकॉर्ड्स जो है वो टच कर रहे हैं। अभी क्यों फ्यूल प्राइसेस राइज होते हैं ये हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मेन रीजन उसके पीछे होते हैं वो क्या है। सबसे पहले तो ग्लोबल डिमांड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि रिसेंट टाइम्स में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस से काफी हाई हो गए हैं, क्या उसके पीछे के रीजंस होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल इकोनॉमी जो है वो सेक्शन में पूछे जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसमें सबसे पहले ग्लोबल डिमांड, डिमांड जो है वो जब बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, और हमेशा जो डिमांड है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो प्राइसेस है, फ्यूल प्राइसेस उसको राइज करने का। ठीक है, दो तरीके की चीजें होती है जिससे कि प्राइसेस हम इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी चीज की प्राइस। पहली चीज तो क्या है, पहली चीज है कि भाई डिमांड जो है उसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, डिमांड जो है उसको इंक्रीज करने के वेरियस रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि भाई लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा दे दो तो अपने आप लोग खरीदी करेंगे और डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज है कि वो जो चीज है उसको इतना अट्रैक्टिव बना दो, कॉम्पिटिटिव बना दो कि उसकी डिमांड जो है अपने आप यहाँ पर राइज हो जाए। दूसरा होता है सप्लाई साइड का, सप्लाई जो है उसको यहाँ पर कम कर दो। सप्लाई को कम कर दोगे अपने आप जो उसके प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम कर दोगे तो लोगों को लगा अरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, चलो चलो लो लो लो, तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और प्राइजेस जो है वो यहाँ पर राइज हो जाएंगे। तो सप्लाई कम होना एंड डिमांड राइज होना, ये दोनों जो प्राइजेस है उसको राइज कर देते हैं। और फ्यूल प्राइजेस अगर आप देखोगे तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि पहले अगर हम देखते हैं तो पेंडेमिक की वजह से कुछ बंद था, सब कुछ बंद था, तो इसलिए फ्यूल जो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन फिर रिकवरी जो है वो शुरू हो गई जहां पर फ्यूल के प्राइसेस की जरूरत पड़ रही थी, तो ग्लोबल डिमांड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उनको यहाँ पर आउट रखा गया। ठीक है, मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया, सप्लाई, जैसे दो चीजें मैंने आपको बताई, डिमांड, डिमांड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज तो हो गई, सप्लाई का क्या हुआ, सप्लाई जो है वो भी यहाँ पर जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज बोलो, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पर कम कर दिया। अब आपके लिए दूसरी और चीज निकलती है कि ओपेक कंट्रीज जो है उनके बारे में आपको पढ़ना है, ओपेक कंट्रीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। तो अब यहाँ पर उन्होंने सप्लाई जो है वो कम कर दिया, सप्लाई कम कर दिया, अपने आप यहाँ प्राइसेस जो है वो डबल राइज जो है वो हमें देखने को मिले। जितना उन्होंने मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करना था उतना इंक्रीज नहीं किया। सप्लाई साइड इशू जो है यूएस की तरफ से भी हमें देखने को मिला, ह्यूरिकेन जो है वो आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां से भी सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाया। एंड देन उसके नेचुरल गैस सप्लाई बोलो रशिया से, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस जो है वो भी हाई चले गए। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। उसकी वजह से इम्पैक्ट अब क्या हुआ, इम्पैक्ट देखो, सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि इंडिया में जो भी चीजें मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो सब हाई हो जाएगी। भले ही वो आप टूरिज्म बोलो, टूरिज्म इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द फ्यूल प्राइसेस। दूसरा आप जो खाने की चीजें बोलो वो भी यहाँ पर महंगी हो जाती है। तीसरी, जो इंडिया में जो भी यहाँ पर नॉर्मली जो लोग है, जो ऑर्डिनरी लोग है, जो फ्यूल और डीजल का यूज करते हैं अपनी गाड़ी में तेल डालकर चलाने के लिए, तो वो भी यहाँ पर राइज हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो ऑफिशियल उनके जो भी दौरे हैं वो भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी मुझे बताओ अनिल, इसके अलावा और कोई आपको दिखता है कि इंडिया पर क्या और इम्पैक्ट होगा। हाँ सर, जैसे फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग की वो चीजें भी बढ़ जाएंगी जो मैन्युफैक्चर होती हैं। जैसे कि सर आयरन फैक्ट्रीज में उसकी जरूरत पड़ती है फ्यूल की, तो वो भी बढ़ जाएंगे। और एविएशन में भी सर जो एयरप्लेन की टिकट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। तो मतलब बेसिकली यही जो आ रहा है। इन्फ्लेशन है वो हमें देखने को मिलेगा। यस सर। अभी आप ये सोचो कि इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलेगा,
और साथ ही साथ मतलब एक तरफ इन्फ्लेशन जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ अब इसको कट टू आप कनेक्ट करो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। आरबीआई जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, आरबीआई ने अकोमोडेटिव अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रखी है ना, अकोमोडेटिव रखी है, मतलब क्या कि भाई हम लोअर करेंगे इंटरेस्ट रेट, लोअर अगर करेंगे वो रेपो रेट तो अपने आप इन्फ्लेशन जो उसको बढ़ावा देगा, लेकिन वो लोअर क्यों कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिले। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में पंकज बताओ, नेक्स्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या स्टांस रख सकते हैं, अभी जो और आएगी मॉनेटरी पॉलिसी उसमें क्या स्टांस रख पाएंगे। ओके तो मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे आपको कनेक्ट करना है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल जो सिनारियो है वो हमको समझना पड़ता है कि अब ओवरऑल जो चीजें हैं वो यहाँ पर क्या होने वाली है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर निहांग सिख जो है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी यहाँ पर जो फोटो है वो अच्छे से देख लो, क्योंकि जब हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये जो पिक्चर है वो हमेशा आंखों के सामने रहना चाहिए, तब आप याद रख पाओगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, ग्रुप जो है निहांग का, उन्होंने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रूटल मर्डर ऑफ 35-year-old मैन। ठीक है, यहाँ पर जो सिख होली बुक है उसको डिसरिस्पेक्ट किया था, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया, इसलिए यहाँ पर हमें इनके बारे में पढ़ना है। अब निहांग है कौन, इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये ऑर्डर है सिख वॉरियर्स एंड कैरेक्टराइज किया जाता है ब्लू रोब्स, अभी जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया था, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर एंटिकेटेड आर्म्स जो है, स्वॉर्ड बोलिए, स्पीयर्स बोलिए, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। डेकोरेटेड टर्बन जो है सिर पे वो हमें देखने को मिलते हैं, एंड देन उसके बाद स्टील क्वाइट्स ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्ड जो है निहांग उसका मतलब है एलिगेटर, स्वॉर्ड, पेन। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर कैरेक्टराइज किया जाता है निहांग का, सीम्स टू बी सिम मोर फ्रॉम संस्कृत वर्ड। अभी जो हमने देखा है यहाँ पर, जो भी हमने यहाँ पर फीचर देखे हैं, इससे ज्यादा तो संस्कृत वर्ड है जो है निशंक, इसके साथ ज्यादा रिजेम्बलेंस होता है। उसका मतलब है विदाउट फियर, बिना किसी फियर के, देन अदूषित, पियर, केयर फ्री, ये सारे जो फीचर्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ओरिजिन अगर हम देखें तो यहाँ पर सोर्स जो है ट्रेस किया जाता है ओरिजिन का, गुरु गोविंद सिंह यंगर सन जो है, ऐसा कहा जाता है कि फतेह सिंह 1699 से लेकर 1705 एक बार वो जो गुरु के प्रेजेंस में जो ब्लू शोला है वो ड्रेस में उनके सामने आए थे, और वो आने के बाद जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने देखा कि बहुत मतलब मेजेस्टिक उनका जो अवतार है वो उनको देखने को मिला, और जो ड्रेस है वो देखने को मिला। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर बोला कि ये जो चीज है ये निहांग के इससे अब जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब बेसिकली रिमार्क दैट इट शैल बी ड्रेस्ड ऑफ निहांग, ऐसा यहाँ पर पाया गया था। देन उसके बाद यहाँ पर निहांग जो है वो नॉर्मल सिख से डिफरेंट कैसे है, तो यहाँ पर निहांग जो है ऑब्जर्व एज खालसा कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्ट सेंस में, ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में रहते हैं। वो यहाँ पर एलिजेंस जो है अर्निंग मास्टर ये यहाँ पर प्रोफेस नहीं करते हैं, और सैफरन के मुकाबले यहाँ पर वो ब्लू जो निशान है ये यहाँ पर रखते हैं। देन यहाँ पर निहांग जो है वो स्लोगन यूज करते हैं, चारिटी कला मतलब फॉर एवर इन हाई स्पिरिट, एंड तैर बर तैर स्टेट ऑफ एवर प्रिपेयर्डनेस। तो ये जो दो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपको प्लेस में आ सकता है, ये जो दो वर्ड्स है काफी न्यूज में चल रहे हैं, या फिर ये दो वर्ड्स है किससे रिलेटेड है। निहांग जो है पॉपुलर ड्रिंक यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि शारडाई, शरबती दिग, और ये स्मॉल मेजर ऑफ कैनबीज अगर ऐड कर दिए जाते हैं तो उसको सिकुनी धन कहते हैं, और हायर डोज ऑफ कैनबीज यूज किए जाए तो यहाँ पर शाहदी बेग ये यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम अगर हम देखते हैं, मेजर निहांग जो है वो कंट्रोल बहुत सारे गुरुद्वारे के रखते हैं, मेजर फ्रैक्शन जो है एग्रीकल्चर लैंड का वो यहाँ पर उनको देखने को मिलता है, और जो प्रॉपर्टीज है उनकी वो रेंट भी करते हैं, जिसके तहत उनको जो पैसा है मतलब सोर्स ऑफ इनकम जो है वो देखने को मिलता है। और हिस्ट्री में अगर उनका रोल देखते हैं, ये हिस्ट्री में उनका रोल जो है ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेजर रोल उन्होंने प्ले किया है अगेंस्ट अटैक एंड परसिक्यूशन बाय मुगल गवर्नर्स। ठीक है, अर्ली डेकेड 18th सेंचुरी में अगर हम देखें, इन्वेजन जो हो रहा था अफगान अहमद शाह दुरानी का 1748 से 1767, उसमें भी उन्होंने काफी ज्यादा डिफेंडिंग रोल जो है वो अपनाया था। खालसा आर्मी डिवाइड की गई 5 बटालियन में 1734 में, निहांग और अकाली बटालियन जो है ये बाबा दीप सिंह शाहिद इनके द्वारा यहाँ पर लीड किया गया था। तो अब इसमें आपको कोई डाउट है या मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो खत्म हो रहा है।